स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो वेक्टर में आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये टोपी, ये हमारे उत्तराखंड की शान है, ये हमारा परिधान है। तो सोचा एज ए रिप्रेजेंटेटिव मतलब दिखा दूँ कि ऐसा कुछ भी होता है। वैसे अगर आप सभी उत्तराखंड से कुछ होंगे देखने वाले तो उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। ऐसी हमारी टोपी होती है, बट आजकल कोई नहीं पहनता, पहले सब पहनते थे। या फिर आपको गढ़वाली गानों में या वीडियोस वगैरह में ही ये देखने को मिलेगा, या फिर जैसे कोई त्यौहार हो या फिर बूढ़े लोग हों तो वो इनको त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट ऐसे ही दिखाने का मन किया तो मैं बिल्कुल आ गया पहन के। और आजकल वैसे भी बाल हैं नहीं तो है ना। देखो वेक्टर्स में हम बढ़ रहे थे, वेक्टर अलजेब्रा हमारा चल रहा है। मतलब जब से हमारा वेक्टर एडिशन शुरू हुआ हमारा वेक्टर अलजेब्रा चल रहा है। वेक्टर्स की 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं आपके लिए। आज वेक्टर्स की तीसरी वीडियो है। मतलब देखो ये मैं ऐसे नहीं करने वाला हूँ कि ये प्लेलिस्ट अलग बनाऊँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि वेक्टर्स की अलग बनाऊँ, चैप्टर वाइज बनाऊँ, बट आप मुझे बता देना कि आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट चाहिए या सेमेस्टर वाइज चाहिए। वैसे मैंने खुद से जब सोचा था तो मैंने सोचा था सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट दूंगा, कि फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी एक प्लेलिस्ट होगी, जितनी भी वीडियोस उसमें आएंगी, पूरा कोर्स उसमें होगा बीएससी का फिजिक्स का, है ना। फिर ऐसे सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। उम्मीद है कि मैं कर पाऊंगा ये सब आपके लिए। तो देखो वेक्टर्स, हमारा वेक्टर सेल अलजेब्रा चल रहा था। लास्ट वीडियो में हम कहाँ पे थमे थे, हम थमे थे वेक्टर एडिशन हमने ख़त्म किया था और उसके केसेस हमने ख़त्म करे थे। ठीक है, आज हम उसके आगे करेंगे। ठीक है, ये वेक्टर्स का तीसरा वीडियो होने वाला है। पहला बेसिक्स, दूसरे में वेक्टर एडिशन कंप्लीट किया है लगभग, और अब हम जाके करेंगे वेक्टर अलजेब्रा आगे। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा मैंने पहले भी बताया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा होता है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में अभी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप परिचित होंगे या शायद नहीं होंगे। देखो मेरा मानना ये है, वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, देखो कोई स्टूडेंट खराब नहीं होता है। खराब कौन सा स्टूडेंट होता है? जो पढ़ने की कोशिश नहीं करता है। जिस दिन आपने पढ़ने की कोशिश शुरू कर दी, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन गए हो। नंबर वहां पर मैटर नहीं करते हैं, बस आपका क्या, आपकी मेहनत मैटर करती है। जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दो उस दिन से आप अच्छे स्टूडेंट हो जाते हो। आप टाइम दो सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आप उसको टाइम देना शुरू करो, मेहनत करो उस पर, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाते हो। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट के खराब नंबर हो सकते हैं, ठीक है, पर अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको नॉलेज जरूर होगा और वो नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आने लगेगी चीज़ें, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट, विद्यार्थी बनने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, देखो बीएससी, मेरा मानना ये है, दूसरी मान्यता, कि बीएससी उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो 11th या 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ पाए, और अगर वो इन सब्जेक्ट्स से बीएससी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। देखो ये बहुत अच्छा मौका क्यों है? क्योंकि बीएससी में मोस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस 11th और 12th का ही रिपीट होता है और उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपनी बीएससी को बड़े अच्छे से करें। अगर आप पहले सेमेस्टर में हैं, जिस भी सेमेस्टर में हैं, इस सेमेस्टर से मेहनत करना शुरू करें। ठीक है, जिस भी सेमेस्टर में हैं आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें। अगर आप साइंस में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बीएससी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है इम्प्रूव करने का। 11th-12th में के रिजल्ट से अगर आप नाखुश हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट 11th-12th का पूरा कवर हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो मैं चाहूँगा और ये मेरी गुजारिश है, याचना है आप सभी से, कि आप अगर अच्छे स्टूडेंट रहे भी हो या ना भी रहे हो तो आप बीएससी को बड़े अच्छे से ही करें। ठीक है, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर लेके आएँ। ठीक, बहुत हो गया ज्ञान, बहुत होगी स्पीच, अब आ जाते हैं फिजिक्स पे, वेक्टर्स पे। ठीक है, वेक्टर्स का पार्ट 3 शुरू करते हैं हम। ठीक है, उस दिन मार्कर खत्म हो गया था, आज मैंने इसमें 4 बूंद इंक डाली है। 4 बूंद इंक की कीमत तुम क्या जानू, महेश बाबू, गणेश बाबू, कौन सा बाबू था, जौन सा भी बाबू था। ठीक है, देखो वेक्टर एडिशन हमने ख़त्म कर दिया है और रूल्स हमने उसके याद कर लिए थे। ठीक है, देखो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर
बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे करके मैंने करवाया था, है ना। सॉरी, ये रिजल्टेंट नहीं था, ये थी डायरेक्शन tan बीटा वाला, ठीक है। और रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। और उसके हमने केसेस देखे थे डिफरेंट। उसके बाद अब आगे क्या करेंगे आज, प्लस हमने कर लिया है, सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। मैं डेली एक जो भी मैं लेक्चर बना रहा होता हूँ मैं उसकी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ और उसमें लिख लेता हूँ मुझे आज क्या क्या कराना है। तो सबसे पहले आज जो कराना है वो है ये वेक्टर एडिशन। पूरा हो तो गया है बट उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब भी हम दो वेक्टर को ज्वाइन करें, देख रहे हो 4 बूंद इंक की कीमत, शाही की कीमत, कितना डार्क हो गया है। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, माना कि मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया, ठीक है। तो मैंने पहले इस क्रम में इस ऑर्डर में ऐड किया, इस क्रम में ऐड किया। पहले वेक्टर ए रखा, फिर बी रखा और उन दोनों को जोड़ दिया। दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, वेक्टर बी को पहले रखता हूँ और उसमें जोड़ता हूँ वेक्टर ए। यहाँ पर मैंने क्या किया था, वेक्टर ए को पहले रखा फिर उसमें वेक्टर बी जोड़ा। यहाँ पे उसका उलट, पहले वेक्टर बी को रखा और फिर उसमें जोड़ा वेक्टर ए। तो वेक्टर्स में ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना वो बराबर आएगा। वो क्या आएगा, बराबर। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जो कि वेक्टर एडिशन में फॉलो होता है। वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। दूसरी चीज, चलो इससे थोड़ा एक कंपोनेंट फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। देखो वेक्टर ए को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म यानी रिजोल्यूशन भी हम आज ही सीखेंगे बट उसके बाद सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ लो, ये वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में। 3 डायरेक्शन होती हैं स्पेस में, ठीक है। मान लो अगर ये बोर्ड वैसे पूरा दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सेस है, ठीक है। और ये है बोर्ड का ये वाला हिस्सा इधर वाला, ये हमारी वाई एक्सिस है। और ये जो ऊपर को जा रहा है ये है जेड एक्सिस। अगर ये देख पा रहे हो तो ये बाहर को आ रही है प्लेन ऑफ द बोर्ड से एक्स एक्सिस, और ये है इसकी वाई एक्सिस और ये है इसकी जेड एक्सिस, ठीक है। मैक्सिमम वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा, मैं यही कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करने वाला हूँ क्योंकि हर कोई यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करता है। एक्स एक्सिस से बाहर को फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, वाई एक्सिस इस तरफ और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो कोई वेक्टर यहाँ से ऐसा है, थोड़ा स्लैंटिंग में आ रहा है, ठीक है, स्लैंट में टेढ़े में ऐसा आ रहा है कोई वेक्टर, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट हो गए, एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा, एक जेड डायरेक्शन में होगा। तो वही हम लिख रहे हैं वेक्टर ए एक्स प्लस जो वाई डायरेक्शन में है उसका कंपोनेंट प्लस जो जेड डायरेक्शन में है, और इनके साथ साथ लगा दो इनके यूनिट वेक्टर्स। एक्स कैप में आई कैप, एक्स डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप, ठीक है। ऐसे ही बी वेक्टर को जब मैं लिखूंगा तो देखो सेम यही चीज, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं पहले अगर मैं a प्लस बी करता हूं तो देखो a प्लस बी जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, ए वाई प्लस बी वाई, वाई सबस्क्रिप्ट में है यानी कि नीचे की तरफ है, ठीक है, और ए जेड प्लस बी जेड। क्लियर, ठीक है। अब मैं b प्लस ए करूंगा तो b प्लस ए में सेम यही चीज, पहले बी एक्स वाला कंपोनेंट प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस ए जेड, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और यहां पे मैं इससे क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये है वेक्टर एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा और फिर जाके उनको ऐड किया, यानी first we broke the component, first we broke a vector or splitted a vector into its 3 components and then we added them. So what we got,
वेक्टर वी गॉट द वेक्टर्स एडेड इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, अब देखो ठीक है, यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप जरूर आना था। ठीक है, ये मैंने मिस नहीं करा है, बता दिया है। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होगा उन दोनों का रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में, और आखिर वाला जेड डायरेक्शन में। डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। सर तुम तो वन डायरेक्शन के फैन है, हम तो नहीं है, हम तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के फैन है बर्थमान जी के फैन है। ठीक है, those students who don't know these legends, these are Gadwali singers, Gadwali folk singers I should say। ठीक है, हाँ मेरे मार्कर, रंग बिरंगे मार्कर, वैसे मेरे पे ना काफ़ी मार्कर हैं, बट क्योंकि उनका कंट्रास्ट इतना क्लियर नहीं दिखता तो मैं उनको यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैंने बड़े शौक से मंगाए थे ये मार्कर कि यार मैं रंग बिरंगा लिखूंगा, अच्छा अच्छा लिखूंगा, पर अफसोस ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ मैंने बता दिया है। अब इसके बाद नोट करते रहना, नोट्स इज द की टू सक्सेस। अपने हाथों से बनाए गए नोट्स। ठीक, दूसरा मैंने क्या बोला था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब वेक्टर एडिशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है तो ए इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर बोथ बी एंड सी बाय एडिशन। ठीक है, ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दोनों में, और किस फंक्शन से या किस मतलब प्लस से करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन से, किस ऑपरेशन से कहना चाहिए था मेरे को, तो हम ओवर एडिशन, बाय एडिशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे प्लस होना ही नहीं चाहिए था असल में। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था, ये मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए था। तो ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी प्लस सी में, तो ये आएगा वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वेक्टर सी। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वेक्टर हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, आ गई समझ में, आ गया समझ में। ठीक, अब अगली चीज जो हम करेंगे वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या चीज है, बहुत ही सिंपल। एडिशन समझ गए हो तो सब्ट्रैक्शन तुम यूं समझ जाओगे चुटकियों में। सर सब्ट्रैक्शन तो हमें पता है क्या होता है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो मैंने 5 में से 3 घटाया, क्या मिला सर, 2। मैंने 2 में से 1 घटाया, सर क्या मिला, 1, है ना। तो यही तो है सब्ट्रैक्शन, बस यही है वही सब्ट्रैक्शन। अब देखो 5 यूनिट का वेक्टर है, उसमें मैंने 3 यूनिट घटाया, तो क्या हो जाएगा वेक्टर, सर 2 यूनिट। तो क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, चलो देखते हैं कितनी सही है कितनी गलत है। ठीक है, दो वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी। हमें घटाना है वेक्टर बी को वेक्टर ए में से, हमें घटाना है वेक्टर बी को घटाएंगे ए से। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। तो अगर 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 तुम मिल जाओ
अगर तुम मिल जाओ, पैरेलल शिफ्टिंग से मिल गए। ठीक है, अब मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ऐड करूंगा तो ये इनके बीच का एंगल है थीटा। ये क्यों नहीं है, ये तुम्हें पिछली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा ये। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि मुझे जोड़ना नहीं है, मुझे घटाना है, ये तो हमने ऐड करा। घटाने के लिए क्या करेंगे, देखो घटाने के लिए एक कंसेप्ट यूज होता है। कौन सा कंसेप्ट? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो हमने पढ़ा था अगर ये वेक्टर बी है, तो माइनस बी क्या होगा? माइनस बी यही सेम वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड का, पर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ओहो ये थोड़ा बड़ा बन गया ना, अब ठीक लग रहा होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम वेक्टर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब क्या है, इसको मैं कर देता हूँ इतना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस बी वेक्टर आ गया। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये होगा भाई इसका रिजल्टेंट, होगा ये होगा इसका रिजल्टेंट। ठीक है, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू होगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसकी वैल्यू होगी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सर बी तो ठीक से बना लो, डी लग रहा है, बी है। ठीक है, बा से बम, बॉम्ब, इंग्लिश में बॉम्ब बोलते हैं, हिंदी में बम बोलते हैं। आलू बम फोड़े होंगे तुमने दिवाली में। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर असल में है क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर असल में है ये एडिशन ही। एडिशन ऑफ ए वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ अनदर वेक्टर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस विधि को हम कहते हैं, इस कार्य विधि को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया, ठीक है, हमने एक दूसरा वेक्टर लिया, जिस वेक्टर को हमें घटाना है उसका हम नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगी, वो जिस भी डायरेक्शन में था, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड में वो अपोजिट डायरेक्शन को जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसका ये 5 यूनिट्स का था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 यूनिट का ही रहेगा, बट -5 का, माइनस साइन लग जाएगा उसके साथ। और वो माइनस वहां पर क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है डायरेक्शन, दिशा, जहां से तुम भटक रहे हो। ठीक है, देखो ध्यान दो, भटको मत वीडियो से। ठीक है, दिशा से नहीं भटकने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। सुना है डायलॉग, सर्किट मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, BBS वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी उसका नेगेटिव, और S मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में अगर वैसे तो आता नहीं है ये लिखने को, बस तुम्हें क्वेश्चन आएंगे इस पर डायरेक्ट। ठीक है, और वो भी 11th-12th में रहे होंगे। BSc में तो क्या ही मैं बताऊं, बट कॉन्सेप्ट ज़रूरी है समझना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सुधरने का मौका है उनके लिए जो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, ना खुश हैं अपने रिजल्ट से, चाहते हैं सुधरना। ठीक है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होता है जनरल में, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज जनरली एडिशन ऑफ अ वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन होगा, ये मैंने बोल दी है, लिख लेना। ठीक है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक और चीज़ इसमें बताने को रह गई है, देखो अगर ये एंगल इसमें कितना है, ये वाला एंगल इसमें थीटा है, ये ये पूरी लाइन बन रही है, एक सीधी लाइन, भले ही दिख नहीं रही है वो सीधी, पर यहाँ पर है ये सीधी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, मैथमेटिक्स 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखो याद करो हमने एडिशन का फॉर्मूला क्या देखा था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने देखा था अंडर रूट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई ऐसा तो नहीं है सर यहाँ पे तो वेक्टर स्मॉल में है और यहाँ पे कैपिटल में है, कैसे होगा? ठीक है, ये सिर्फ डिनोशंस
क्या कहते हैं, डिनोट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, मतलब इनका यही है, ये वेक्टर जो हमारा पहला वाला है, ये वेक्टर दूसरा वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है, ठीक है, रिजल्टेंट इसका इस तरफ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी में यहाँ पर एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो थीटा के बदले क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा के बदले क्या आएगा, 180 माइनस थीटा प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखो क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेन कॉस, ये है पाई या 180, ये 0 90, ठीक है, इसमें 90 ऐड करेंगे तो 270, ठीक है, और ये 360 और 0 एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या कहते हैं, ये नियम हमें क्या बताता है, देखो हाँ, तो ऑल साइन टेन कॉस, तो यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक। ठीक है, साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा है, तो जब 180 माइनस थीटा करते हैं तो नो चेंज, किस चीज़ में, फंक्शन में नो चेंज, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 180 माइनस, तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल साइन टेन कॉस, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और उस माइनस कॉस थीटा का माइनस में अगर यहाँ पे लगा दूँ तो यह हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो फिर ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही रहेगा हमारे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अब हम इसमें अलग अलग केसेस लगाते हैं, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है, 90 है, 180 है, वो मैंने तुम्हें एडिशन में बता रखा है, तो ये तुम खुद कर लोगे गृह कार्य, होमवर्क। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से करना, मजे में हो जाएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में इतना ही है। ठीक है, खुश, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हमारा पूरा हुआ। ठीक है, 2 टारगेट खत्म, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और सब्ट्रैक्शन हमने खत्म कर दिया। अब बढ़ेंगे आगे वेक्टर रेजोल्यूशन पे। वेक्टर रेजोल्यूशन की कहानी, सर आप तो हर वीडियो में बताए जा रहे थे रिजोल्यूशन, ठीक है, आपको तो रिजोल्यूशन सबसे पहले बताना चाहिए था, है ना, हो गई गलती तो क्या करें, अब बता देते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। अब देखो वेक्टर रिजोल्यूशन क्या चीज है, वेक्टर रिजोल्यूशन या कहें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कहानी हमने अभी तक जो देखी, आपने कल देखा कि उसकी सास ने, कल्पना की सास ने कल्पना के सर पे प्रेशर फोड़ा और कल्पना के पति ने उसको कार से ठोक दिया। अब इसके आगे, ऐसे बोलते हैं ना शुरू में, जब भी कोई सीरियल शुरू होता है, नाटक, सास बहू। ठीक है, यह है वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक, हमने क्या किया, इनको ऐड करा तो हमें मिला रिजल्टेंट आर। जब भी हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कुछ रिजल्ट में परिणाम स्वरूप हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसको हमने नाम दिया है वेक्टर आर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, वेक्टर है। ठीक, तो ये तो था एडिशन की कहानी। एडिशन के उलट सोचो, अब हम पे वेक्टर आर गिवन है, यहाँ पे हमें वेक्टर ए और बी गिवन थे, पहले से ये दिए थे, इससे उनका रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया, निकाला। ठीक है, और हमें वेक्टर आर मिला। अब हमें पहले से वेक्टर आर गिवन है, अब हम बोल रहे हैं कि हम वेक्टर आर को क्या तोड़ सकते हैं, तो हाँ तोड़ सकते हैं वेक्टर आर को हम दो वेक्टर्स में अगर 2 डायमेंशन में कर रहे हैं और 3 वेक्टर्स में अगर 3 डायमेंशन में कर रहे हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक, किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना। ठीक है, उसके कंपोनेंट मतलब उसके अंश में तोड़ना। ठीक है, आर वेक्टर है तो इसको मैं 2 वेक्टर में तोड़ सकता हूं।
ठीक है। तो ये मान लो मैंने एक वेक्टर ए में तोड़ा और ये मान लो मैंने दूसरे वेक्टर बी में तोड़ा। तो जब हम किसी एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ेंगे ना, हर वेक्टर को मैंने वेक्टर ए में तोड़ा और वेक्टर बी में तोड़ा, ठीक है। अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यूनिट है तब तो यहाँ पे 1 1 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर अगर यूनिट नहीं है, मान लो कोई वेक्टर बड़ा निकल जाता है, कोई छोटा निकल जाता है, तो मैग्नीट्यूड क्या चीज़ शो करती है? तो मैग्नीट्यूड शो करती है नंबर। कैसा नंबर? इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर? हाँ सर, रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर हम मान लेते हैं कोई रियल नंबर लैम्बडा, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई म्यू। लैम्बडा और म्यू क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हमको यहाँ पर क्या मदद करते हैं? रियल नंबर्स हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताने में मदद करते हैं। मान लो ये 5 गुना वेक्टर ए है, ये 5 टाइम्स वेक्टर ए है, ये 4 टाइम्स वेक्टर बी है, और उससे हमें कुछ रिजल्टेंट मिलता है ना। तो जब इसमें रिजल्टेंट को तोड़ूंगा तो हमें वापस 5 टाइम्स वेक्टर ए मिलना चाहिए और 4 टाइम्स वेक्टर बी मिलना चाहिए। तो ये क्या होते हैं यहाँ पर? लैम्बडा और म्यू यहाँ पर कोई रियल नंबर्स हैं। इनकी जगह कोई भी रियल नंबर लेगा जब हम कोई न्यूमेरिकल करेंगे या हमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी है और हम उसे सॉल्व कर रहे होंगे, तब यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो, किसी भी वेक्टर का जो वेक्टर रिजोल्यूशन होता है ना, वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब अनुपम, अनोखा, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ही रियल नंबर आएगा। एक मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी 5 यहाँ पे 5, मतलब वो भी केस हो सकता है, पर एक ही सेट होगा रियल नंबर्स का जो इसके रिजोल्यूशन के तौर पे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक वेक्टर के 2 रिजोल्यूशन हो गए। 2 रिजोल्यूशन मतलब 2 सेट, एक सेट ये मान लो, एक सेट इसका यह आया 5 4, दूसरा आ रहा 4a प्लस 5b वेक्टर। ऐसा नहीं होगा, एक ही सेट होगा यूनिक। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर में जो हमारे रियल नंबर्स होंगे, या रिजोल्यूशन कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज यूनिक, ठीक है। रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? हिंदी में समझा दी, इंग्लिश में। स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स, अंशों में तोड़ना ही कहलाता है वेक्टर रिजोल्यूशन। इस शब्द से अब तुम्हें भय नहीं होना चाहिए, तुम विवश नहीं हो इससे भय के लिए, ठीक है। डरना मत, सब होगा, मजे में होगा, आराम से होगा, ठीक है। वेक्टर रिजोल्यूशन ये तुम्हें आ गया है अच्छे से, ठीक है। तो इतना तुम्हें ये समझ में आया। ये तो था वेक्टर रिजोल्यूशन जब यहाँ पर कोई एंगल मान लो थीटा था, ठीक है। ठीक है, मान लो थीटा ही था, ए और बी के बीच में थीटा मान लो, और रिजोल्यूशन उसके बीच में बीटा मान लो, ठीक है। मतलब किसी एंगल पे था, ठीक। अब हम एक और चीज सीखेंगे रिजोल्यूशन में। वो एक और चीज ये है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन क्या है? देखो, रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर है हमारे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। रेक्टेंगल से क्या बातें स्ट्राइक करती है? एक तो उसकी 2 साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी लेंथ बराबर होगी, ब्रेथ बराबर होगी, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और उसकी डायगोनल्स इक्वल होती हैं। फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स पढ़ रहे हो, मज़े ले रहे हो, ठीक है। एक के साथ एक फ्री ऑफर चल रहा है, ऑफर, ठीक है। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन से मतलब है, जैसे मैंने बताया, किसी एक रेक्टेंगल में वेक्टर्स के कितने एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। मान लो कोई वेक्टर हमें गिवन है, आर वेक्टर, ठीक। कोई वेक्टर हमें गिवन है, आर वेक्टर, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। मैं नहीं सुधरूंगा, ठीक है। दोनों ही एक्स लग रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज अ गिवन वेक्टर, ठीक है।
इसे हमें रिजॉल्व करना है इसके दो कंपोनेंट। जब हम वेक्टर को तोड़ते हैं तो उसको होता है रिजोल्यूशन या रिजॉल्व करना, ठीक है, दो कंपोनेंट में। तो हम इसको जब दो ऐसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे जिन कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा, यानी रेक्टेंगल का एंगल होगा, तब हम उस रिजोल्यूशन को कहते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। यानी कि जो इसके दो कंपोनेंट आएंगे उन दोनों के बीच का एंगल होना है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वेक्टर मान लो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x। यहाँ से मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी y, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये x बना रेक्टेंगल, ये y। अब ये बन गया हमारा प्रॉपर रेक्टेंगल। तो इसीलिए जब हम इसको रिजॉल्व करते हैं और यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म होता है इस विधि में, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम एक वेक्टर कर रहे हैं। और वेक्टर्स मतलब हम काफ़ी सारे वेक्टर का जब रिजोल्यूशन करेंगे अलग अलग वेक्टर, इसलिए यहाँ पे वेक्टर्स इस्तेमाल करा है, इंग्लिश अंग्रेजी, ठीक। अब देखो इसको रिजॉल्व करना है ना, तो ये मैं चीज़ बता चुका हूँ बट फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया कि देखो ये वीडियो 11वीं 12वीं वालों के काम के भी है, ठीक है, तो वो भी इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। थीटा, तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या है, आर, ओहो आर तो यहाँ पे हाइपोटेनियस है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, वाई, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू निकालूंगा तो r यहाँ आ जाएगा, तो y आ जाएगा, इंप्लाइज y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक चीज़ ये दिमाग में रखना। दूसरा cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेस क्या है हमारा x और ये क्या है r। बेस है x और हाइपोटेनियस r, तो इससे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये मिल गया। तो ये था रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये मैंने इसको डायरेक्ट याद करने का तरीका भी बताया था। जो थीटा के साथ जो साइड सटी हुई होती है, तो थीटा के साथ यहाँ पर x वाली साइड सटी हुई है, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा r साइन थीटा, सॉरी r कॉस थीटा, ठीक है। तो मतलब जो r का, तो जो थीटा के साथ जो साइड सटी हुई थी, एक्स वाली साइड सटी हुई है, तो ये तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब देखो ये हमने ना, ये आर का हम प्रोजेक्शन कह सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। आर का प्रोजेक्शन का क्या होता है, देखो प्रोजेक्शन सब सर, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टर क्या करता है, अगर जहाँ पर ये कैमरा लगा है, ठीक है, वहाँ पर मैं एक प्रोजेक्टर लगा दूँ, तो प्रोजेक्टर यहाँ पर क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा। इमेज कैसे बनाएगा, ठीक है, जो भी उससे रेज निकलती हैं वो यहाँ पर चिपक जाएंगी, ठीक है, ठीक। अगर मैं, ठीक है, मान लो इस प्रोजेक्टर से लाइट चमक रही है बहुत सारी, ठीक है, ये देख लो लाइट तो चमक ही रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ, तो मेरी शैडो यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, तो इस शैडो को, परछाई को मैं कहूँगा प्रोजेक्शन, ठीक है। ये वेक्टर है, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ा टिल्ट करके लिखा रखा है, ये वेक्टर ना टिल्ट करके रखा है, सेम वही केस है जैसे यहाँ पे टिल्ट करके इसको रखा है और यहाँ ऊपर से मैंने लाइट मारी तो इसकी परछाई यहाँ पर बनेगी। इसी को परछाई को कहते हैं, शैडो को कहते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मैं करके दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर शैडो दिख रही है शायद, ठीक है। तो ये देखो इसको मैंने टिल्ट कर दिया, तो वो जो यहाँ पर ये शैडो बन रही है ना, ये शैडो है इसका प्रोजेक्शन, इसकी परछाई, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का भी तुम्हें क्लियर हो गया है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा। तो जो आर वेक्टर के साथ जो थीटा एंगल के साथ जो साइड सटी हुई है, वो वाला उस साइड में, उस एक्सिस में वो क्या हो जाता है, कंपोनेंट हो जाता है आर कॉस थीटा, ठीक है। और इसका उसके 90 डिग्री पे, ये देखो ये यहाँ पे ये है, और इसके 90 डिग्री पे राइट एंगल पे ये कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब अगर सर क्या इसको हम यूनिवर्सली याद कर लें कि हर जगह पे यही होगा, नहीं, हर जगह में नहीं होगा। अगर मैं एंगल थीटा इसको ले लेता हूँ, ठीक है,
थीटा ये है। अब देखो, अब कहानी क्या हो जाएगी, थीटा अब इस वाली साइड से सटा हुआ है, थीटा अब इस वाली साइड से सटा हुआ है, तो y की वैल्यू आ जाएगी r cos थीटा, और उसके 90 डिग्री पे x की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पर थीटा है, जिस साइड से थीटा सटा हुआ है वो cos कंपोनेंट, और उसके 90 डिग्री पे साइन कंपोनेंट। ठीक है, वही कहानी यहां पर हमने बताई है, दोनों तरीके से मैंने बता दी। और अब ये तुम नोट कर लो, कर लिया है ना तुमने नोट वैसे? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है कंपोनेंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कंपोनेंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन से पहले मैं एक प्यारी सी फिगर तुम्हारे लिए बनाने वाला हूं, और उस प्यारी सी फिगर को तुम, उस प्यारे से चित्र को क्या कहते हैं, फिगर को हिंदी में चित्र ही कहते हैं ना, को तुम अपनी बुद्धि में विराजमान कर देना। ठीक, ठीक है। अब आगे मैंने बोला कंपोनेंट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उससे पहले एक फिगर, स्पेशल मार्कर, या सो द फिगर इज समवट ऐसे, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसी है फिगर। अब देखो, ये एंगल को बोला मैंने थीटा, ये यहाँ से 90 डिग्री पे है, ये यहाँ से 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अगर मैं इस एंगल को x बोल रहा हूँ, x बोल रहा हूँ, तो प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x निकालो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ये दोनों माइनस में चले गए। 180 माइनस 90, तो 90 माइनस थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90 माइनस थीटा। तो जो ये वाला एंगल है हमारा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल करके ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल फिगर याद करो, दो लाइन है, ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहाँ पर एक्स बन जाए वहाँ पर वो चारों एंगल, मतलब जो सामने वाले एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होके इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाला और ये वाला भी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वही प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब देखो ये जो ये लाइन है ना, इससे ये परपेंडिकुलर है इस पर, ये क्या है, इसके 90 डिग्री पे है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। इस चीज़ को याद रखना, यही हम यूज़ करेंगे किसमें, कंपोनेंट्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, या रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। इसको हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी कह सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, क्या हो गए, समरूप, समरूप हो गए, या कॉन्ग्रेंट कह दो, सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट को सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? फिर से बताना है, एक और बार फटाफट से देख लो। ये एंगल हमने थीटा हमने मान लिया। ठीक है, जो ये वाली लाइन ऊपर वाली, ये नीचे वाली लाइन पे थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, ये लाइन इससे 90 डिग्री पे है, तो ये 90 हो गया। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये बच जाएगा ये वाला एंगल, जो कि आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये यहाँ पे एक्स बन रहा है, ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है वो एक लाइन को कट करते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे 90 माइनस थीटा आ गया। ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, मतलब ये है, ये एक लाइन है और उसके 90 डिग्री पे ये वाली लाइन है, तो ये 90 डिग्री पे है। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आ जाओ इसी पे, क्या लिखा है मैंने, कंपोनेंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब उठा लूँ ब्लैक मार्कर, इसी से चलने दे, चलो इसी को चलने देते हैं। कंपोनेंट ऑन एन
inclined plane, component on an inclined plane। ठीक है, inclined का मतलब क्या होता है? देखो, ये मेरा हाथ ज़मीन के ऊपर अगर लेटा हुआ है तो ये है हॉरिजॉन्टल, अगर 90 डिग्री पे है तो ये है वर्टिकल, अगर ये कहीं बीच में है तो हम कहेंगे वर्टिकल से इसकी कोई ढाल है। क्या है? ढाल है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ है, इनक्लाइंड है। ठीक है, यानी जब उसकी कोई ढाल हो तो उसको कहेंगे हम इनक्लाइंड। ठीक है, तो ये मैंने एक लिया बेस। ठीक है, पहले इनक्लाइंड प्लेन बनाओ। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, ज़्यादा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये वाला फिगर यहाँ पर आसानी से फिट आ जाए। ठीक है, कि कोई ब्लॉक है मास m का, और यहाँ से ये यहाँ पे था पहले, और ये धीरे 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 से इसकी ज़िंदगी में आ रहा है, बेस की ज़िंदगी में आ रहा है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। बेस ने इसको बोला मेरी ज़िंदगी में आना, और ये यहाँ पर धीरे धीरे से इसकी ज़िंदगी में जाने को लगा है, जाने लगा है। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो, ये जो इंक्लिनेशन है ना वो है थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। ठीक, अब देखो, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक, सेंटर ऑफ मास है, तो जो ग्रेविटी एक्ट करती है वो किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती है, ऐसा हमने जाना है और माना है। क्यों बनती है लाइनें मेरे से टेढ़ी? मैं परेशान हो गया हूँ, पता है। देखो, द स्ट्रगल इज रियल। ठीक है, तो इस पर ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फोर्स लग गया क्या? एम जी। इस पर नॉर्मल रिएक्शन, सर सीधा खींच दो ऊपर, सर सीधा खींच दो, सीधा खींच दो। नहीं बालकों, नहीं। ठीक है, सीधा नहीं खींचेंगे, पहले चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे। ठीक, क्या चेक करेंगे? देखो, नॉर्मल रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये फोर्स लगी और इसके परपेंडिकुलर मेरा नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो ये ग्रेविटी ने mg लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में mg हो गया। पर क्या यहाँ पर जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है? तो नहीं, वो इंक्लाइंड है। ठीक है, तो जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना इस बॉडी पे, वो ऊपर की तरफ लगेगा। उससे पहले एक चीज़ ये देखो, ये क्या चीज़ है? मैंने बोला ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। देखो, सेम यही फिगर बन रही है, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, 90 90 माइनस थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? ये 90 हो गया। ठीक है, ये है 90 डिग्री पे, ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री पे है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक, सेम वही फिगर वहाँ पर रिपीट होगी। अब देखो, ये अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वो है mg, इसका ये वाला कंपोनेंट जिसके साथ थीटा सटा हुआ है वाली साइड हो जाएगी mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा। ठीक है, तो ये है ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इस पे ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट लग रहा है, और इसके 90 डिग्री में ये होगा इस तरफ को mg साइन थीटा, ये होगा mg साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, ये डब्बे ने, इस ब्लॉक ने इस पे इंक्लाइन प्लेन पे mg cos थीटा फोर्स से ये खींच रहा है ना, तो ये इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक इस पे कितना फोर्स लगाएगा? सॉरी, ये इंक्लाइन प्लेन इस पे
लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे में, और ये किसके बराबर होगा, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिख नहीं रही है, पर यहाँ पे ये इक्वल होगा mg cos थीटा का। तो एक कॉन्सेप्ट या ये जो मिसकंसेप्शन होता है कि नॉर्मल हर जगह mg होता है, नहीं नहीं, ठीक है। नॉर्मल हम रिजोल्यूशन करके पता लगाएंगे कि नॉर्मल क्या होगा, कहीं पे mg cos थीटा होगा, कहीं पे क्या पता mg sin थीटा हो जाए, क्या पता, ठीक है। तो ये mg है, ये mg cos थीटा और ये, ठीक है। अब देखो ये जब इस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है जब ये ब्लॉक, तो क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये एंगल मैं मिटा देता हूँ, ये थीटा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा सरफेस में, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है, और यहाँ पे ये लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो बड़े ही प्यार से ये समझाने की कोशिश करी है तुमको कि कैसे हम इंक्लाइंड प्लेन में कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है। और उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ये mg से इसका थीटा, थीटा पे mg cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करे, ठीक है, mg cos थीटा। अब ये डब्बा इस इंक्लाइन प्लेन में mg cos थीटा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि धरती इसको mg cos थीटा से खींच रही है, तो ये भी तो इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब तो ये इंक्लाइन प्लेन उसको अपोज करेगा, न्यूटन्स लॉ, कौन सा, थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन है एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो ये आ गया n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर mg sin या फिर अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया तो भी ये मूव नहीं करेगा। अगर mg sin थीटा ज़्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे को मूव करेगा, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और ये तुम्हारा कौन से चैप्टर में था, ये तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन में भी आएगा भी है, ठीक है। वहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं, ठीक। तो कंपोनेंट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन भी हमारा पूरा हो गया है, और वीडियो हो गया है 47 मिनट का, और लगता है यहाँ पे आउट ऑफ फोकस चली गया कैमरा, इसको मैं ठीक कर दूँ, थोड़ी ब्राइटनेस, अब ठीक है ना। मुझे बीच में आते रहना चाहिए कैमरा चेक करने के लिए, अब पता नहीं वो दिखा होगा या नहीं दिखा होगा, चलो दिख तो रहा था हल्का फुल्का। तो ठीक है, कंपोनेंट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन खत्म। अगला, अब देखो रिजोल्यूशन जब मैंने करा था तो रिजोल्यूशन में मैं 3 डायमेंशनल बताना भूल गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। एक्स वाई जेड, तो ये है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे, ये हमारा वेक्टर आर है, ठीक है। ये इसका यहाँ से यहाँ तक एक्स कंपोनेंट, यहाँ से यहाँ तक ये इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। और जेड से इसका ये, इसे कहो या इसे कहो, ये उसका जेड कंपोनेंट, ठीक है। ये आर की परछाई है, यहाँ पे ये आर की क्या है, परछाई है, ये प्रोजेक्शन है आर का। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड कंपोनेंट भी ऐसे में ही है, तो ये दोनों आपस में शायद इक्वल हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। अब देखो इस ट्राइंगल में, देखो इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है, यहाँ से ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। अब ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलता हूँ इसको z बोल दो, z कंपोनेंट है ना, तो z स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो z क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने क्या करा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया इस ट्राइंगल में। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, आर वेक्टर के साथ वाले को, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये और ये, तो ये हो जाएगा, ओहो ये है सर एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट, और ये है जेड कंपोनेंट। गलत बताया मैंने क्या बताया, गलत बता दिया, ठीक। अब देखो जेड कंपोनेंट इसका ये है,
यहाँ से यहाँ ऊपर तक की हाइट, यहाँ यानी कि ये इसका z कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, माफ़ी उसके लिए। ठीक है, ये z कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट और ये z कंपोनेंट। अब देखो, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में अगर मैं इस साइड को कोई नाम दे दूं तो वो वही आएगी। अगर मैं मान लो उसको a नाम दे देता हूँ साइड को, तो a स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले इसके कंपोनेंट देख लो। चलो, r वेक्टर है ना, तो x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j कैप प्लस z डायरेक्शन में k कैप। सिंपल, बस एक इसमें तीसरा वो कोऑर्डिनेट जुड़ गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस जुड़ गई तीसरी, ये z k कैप। ठीक है, अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं रिजल्टेंट का। तो मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालना है, ये मैग्नीट्यूड यहीं से आएगा। ठीक है, तो a क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देखो, इसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और ये आगे ये हो गया z। ठीक है, तो r क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से r का स्क्वायर होगा ये जो a का स्क्वायर है प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर मैं r का स्क्वायर उधर भेजूँ तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर रिजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। ये रह गया था, ये भी मैंने बता दिया। इसी के साथ साथ रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में कंप्लीट खत्म। कंपोनेंट ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी पूरा हो गया है। अब अगला, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अब हम शुरू करेंगे, अगर मैंने वहाँ पर टू डू लिस्ट में कुछ और ना लिखा हो, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, तो हम वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, पहले देख लेते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। कोई वेक्टर है a, ठीक है, अगर मैं इसका 5 गुना कर दूं, 5 गुना मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये दोनों 5 बराबर के होंगे, तो ये हो गया 5 टाइम से। ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर है b, उसको मैं 6 टाइम कर दूं, 7 टाइम कर दूं, 8 टाइम कर दूं, तो ये क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर। यानी जब भी हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। अगर वो स्केलर नेगेटिव हो तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, पर वो अपोजिट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा -5a। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितना हमने स्केलर मल्टीप्लाई करेगा उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, और अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जब हम स्केलर के साथ करेंगे तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, बस इतना ही है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर प्रोडक्ट्स। सर ये तो बहुत हार्ड चीज है, वेक्टर प्रोडक्ट। हम जो वेक्टर प्रोडक्ट देखने वाले हैं ना, हम देखने वाले हैं 2 तरह के वेक्टर प्रोडक्ट। 2 तरह के वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक,
नंबर एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? ठीक है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बराबर होता है वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड और उसका मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से। ठीक है, अब देखो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये वेक्टर ए है, ये उसका प्रोजेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी परछाई यहाँ पर क्या बनेगी? ये है जिससे साइड से हुई है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो हम इसको ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा और बी का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स है ना, इसलिए मैंने वेक्टर का साइन हटा दिया। ठीक, या फिर ये तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए विद द बी। ठीक है, या फिर इसका उल्टा, अगर मैं बी का प्रोजेक्शन बनाऊं यहाँ पे, अगर मैं बी का प्रोजेक्शन बनाऊं तो ये बी है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ ए और बी कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो क्या होता है ना, डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कुछ ऐसा होता है कि भाई किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर में, ठीक है, किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन जो कि दूसरे वेक्टर के ऊपर है, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट, ये समझ लो। ठीक है, किसी भी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे और उन दोनों का प्रोडक्ट हमने कर दिया, ये होता है स्केलर वेक्टर। ठीक है, तो ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, तुम्हें ये समझ आ गया होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने कर दिया, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया है, डॉट प्रोडक्ट समझ रहे थे हम। तो ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं ए कॉस थीटा जो है ना, ए कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी, इस केस में। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, वो क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, बी के साथ साथ ए की परछाई। इस केस में क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट अलोंग ए, ये जो फिगर बना हुआ है ये बी का कंपोनेंट, ये क्या है? बी का कंपोनेंट है ए की तरफ, है ना, अलोंग ए। तो ये था तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में इतना ही है। इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी विद द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसको कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, और किसके साथ करते हैं? विद बी के साथ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी विद कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। लिख दूं इसे? ठीक है, यहां पर हमने करा, इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं ना, तो ये लिखना समझना जरूरी है, फॉर्मूला तो कोई भी याद कर देगा।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी विद कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए विद कंपोनेंट ऑफ बी, और बी का कंपोनेंट किसके अलोंग, अलोंग ए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, अगला है वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। नोट कर लिया होगा तुमने। ठीक है, अगला क्या है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की क्या कहानी है, पहले इसको देख लेता हूं मैं, साफ आ रहा है ना। ठीक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की ये कहानी है। ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। अब मान लो ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, मान लो ये दोनों एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, एक्स वाई, यानी ये जो मेरा हाथ है ना यहाँ पर ऐसे, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, अब अगर मैं ए क्रॉस बी करूँगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, देखो उसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसके साथ एसोसिएटेड होता है एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप एक एन कैप जो है इस वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, अब देखो दो वेक्टर हैं हमारे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमें मिलता है मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर along the direction of resultant vector। ठीक, एन कैप है यूनिट वेक्टर along the direction of resultant vector। ठीक है, अब मैं इस प्लेन को पूरा बना रहा हूं, ये हमारी z डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये है हमारा वेक्टर a, ये है हमारा वेक्टर बी। ठीक है, ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, और एन कैप ये कौन सी डायरेक्शन दिखाता है हमारा हमको। ठीक है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, मान लो मेरे हाथ की ये वाली उंगली वेक्टर ए है, और यहाँ से ये वेक्टर बी है, यहाँ से ये वेक्टर बी है। तो ये ए बी, इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ओके, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, छोड़ो, ये देखो। ठीक है, ये कोई बुक है, जो ये है ना, ये है वेक्टर ए। ठीक है, और जो ये है वेक्टर बी। ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे में आगे की तरफ तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वेक्टर ए है, और यहाँ से ऐसे में जा रहा है वेक्टर बी। ठीक, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए ऐसा अपना राइट हैंड लेना है और उसे ए से बी की तरफ मोड़ना है, ये लिया, और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है बी की तरफ, कर्ल करना मतलब घुमाना है बी की तरफ। तो ये वेक्टर ए था, ये बी था, है ना। तो ए और बी जब मैंने घुमाया तो ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो इनका ये जो ऊपर की तरफ से पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर इनका होगा रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक, और ये रिजल्टेंट
की डायरेक्शन हमें ये एन कैप दिखाता है, ठीक है। ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही हमें ये यूनिट वेक्टर एन कैप दिखाता है, यानी एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, यानी ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया होगा अब तुम्हें। ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी को मैंने घुमाया, ये वेक्टर ए इस तरफ, वेक्टर बी ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी जो रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट होगा जेड डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने एन कैप ले लिया, ठीक है। यानी कि जहाँ भी ये रिजल्टेंट बनेगा उस तरफ को, उसकी डायरेक्शन को कौन शो करेगा, हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये जो z डायरेक्शन है ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर है। तो जिस भी प्लेन में हमारे दोनों वेक्टर्स होंगे, जिस भी प्लेन में हमारे दोनों वेक्टर्स होंगे जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एन कैप क्या होगा, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ टू द प्लेन इन विच ए एंड बी लाई, ठीक है। ए और बी हमारे एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे थे, तो एन कैप जो उनका रिजल्टेंट आ रहा था ऊपर की तरफ आ रहा था कुछ ऐसे, है ना। तो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, उस प्लेन के जिस प्लेन पर, जिस सतह पर हमारे दोनों वेक्टर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें समझें, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो मैंने अपना हाथ कर लिया, ये ए ये बी, ये बाहर की तरफ आ रहा है प्लेन में, ठीक है, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। तो उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे बिंदु से, ठीक है। क्योंकि जब तीर देखी होगी तुमने बाहुबली मूवी में, तानाजी मूवी में, तो तीर चल रहा था तो आगे से कैसे होता है, जैसे मार्कर का पॉइंट है पेना, और पीछे से यहाँ पे ऐसा गोल सा होगा, और यहाँ पे पीछे से क्रॉस करके, देखो ऐसा होता है ना तीर, कुछ ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो ये पॉइंट दिखाता है इसका हेड। अब देखो मुझे करना है ए क्रॉस बी, तो ये हो गया, ठीक। अब मुझे बी क्रॉस ए करना है, क्या करना है, बी क्रॉस ए, तो ये बी है और ये ए है, तो ये मैं अपना राइट हैंड लूंगा, बी नीचे की तरफ, ए इस तरफ, बी नीचे की तरफ, बी नीचे की तरफ, ए इस तरफ। अब मेरा थंब इस प्लेन के अंदर को पॉइंट कर रहा है, इस प्लेन के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो उसको हम दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम मानते हैं कि ऐसे क्रॉस बना होता है 3D में, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है हमारा एरो। तो ये क्रॉस दिखाता है गोइंग इन द प्लेन, ये इनवर्ड्स टू द प्लेन, और ये है आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर होता है, क्या पता मैग्नीट्यूड में हो, बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाती है, ठीक है। जब हमने इसमें ए क्रॉस बी निकाला था तो ए ऐसा था, बी ऊपर को था, तो ये बाहर को पॉइंट कर रहा था, और बी क्रॉस ए जब निकाला तो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा था, है ना। तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, रिजल्ट टू बी नोटेड, ठीक है। और बल्कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में नहीं होता ऐसा, ए डॉट बी और बी डॉट ए में ऐसा नहीं होता, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं होता, वो दोनों बराबर होता है, ठीक। और देखें इसमें, ठीक, ये चीज़ नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, राइट हैंड थंब रूल तो है ही है हमारे पास, एक और रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या कहता है, देखो अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, क्रॉस बी, तो हम ए से बी की तरफ, बी इस तरफ है ना, स्क्रू घुमाना शुरू करेंगे, तो ए बी है ना, तो ए बी स्क्रू ऐसे घुमाऊंगा मैं ऐसे, ये कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो स्क्रू हमारा ऐसे करके बाहर को खुलता जाएगा, बाहर को खुलता जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या आ गई, ए क्रॉस बी की, प्लेन से बाहर, ठीक है। अब बी क्रॉस ए निकालना है, तो ये बी और ये ए की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए। अब स्क्रू को मुझे कैसे घुमाना पड़ेगा,
ठीक है। अब मुझे स्क्रू को ऐसे में घुमाना पड़ेगा, उस टाइम मैंने स्क्रू को ऐसे में घुमाया था, ठीक है। अब मैं स्क्रू जब ऐसे घुमाऊंगा तो ये प्लेन के अंदर जाएगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल भी हमारा इस तरीके से हमें डायरेक्शन बताता है, ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया। कहाँ तक पहुंची थी कहानी? ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। यूनिट वेक्टर्स रह गए हैं, थोड़ा सा यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स में क्या रह गया? यहीं पे जगह बहुत है तो मिटाता नहीं हूँ। देखो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, ठीक है, दिख रहा है? काफ़ी हद तक क्लियर है। ठीक है, देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया, एक्स एक्सिस ये, वाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई ये, जेड ये, ठीक है। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। देखो, इसका ये एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। तो यूनिट वेक्टर्स तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो, ये क्या चीज़ है? ये एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। पहले आई डॉट जे, पहले हम ये देख लेते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। आई और आई जब दोनों वेक्टर हैं और उनको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे, आई दोनों यही होंगे, तो कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो 1, ठीक है। तो आई डॉट आई की वैल्यू आएगी 1, जे डॉट जे भी और के डॉट के की भी 1, ठीक है। अब देखो, आई डॉट जे, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, के डॉट आई की वैल्यू, आई और जे में कितना एंगल है? 90, जे और के में 90, के और आई में 90, सब में 90 एंगल है, 90 90 डिग्री। तो कॉस 90 0, तो इनकी वैल्यू आती है 0। तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे होंगे ना, और अगर हमारे ऐसे वेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, तो उनकी वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगी और यही वाले कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे, ये वाले कंपोनेंट सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, आई क्रॉस आई, देखो, साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है? 0, ठीक है। साइन जीरो होता है 0, ये है ना इसके फॉर्मूले में साइन थीटा, तो साइन जीरो 0। अब देखो, आई डॉट जे, सॉरी आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे जब हम करेंगे ना, आई क्रॉस जे, तो हमें मिलेगा के, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा और के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा, ठीक है। ये याद करने का तरीका है। उल्टा, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे मिलेगा, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई मिलेगा और जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा, ठीक है। अगर हम सीधा चल रहे हैं तो प्लस मिलेगा, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के साथ मिलेगा, ठीक है। आई जे से मिलेगा के, क्या मिलेगा? ठीक है। क्योंकि अब के क्यों मिलेगा हमें? देखो, ठीक है, के मिलेगा क्योंकि वो उन दोनों के एक तो परपेंडिकुलर होता है, जैसे मैंने बताया, आई और जे एक प्लेन में होंगे, उसके परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है? के कैप, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जे क्रॉस के करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के करेंगे तो आई, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। और देखो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो साइन 90, इनके बीच में एंगल है 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा।
तो ये था तुम्हारा ऑर्थोगोनल, ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट अभी हमने करा है 2-2 वेक्टर्स का। अगली वीडियो में हम करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट्स। क्या करेंगे? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एंजॉय करा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया।